गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है अध्याय 4 जिसको हम कर रहे हैं लगातार 3 दिन से, आज हम अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के लास्ट पार्ट को करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 2 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं आपने अच्छे से उनको किया होगा और जो है समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से भी बातचीत आप मुझे कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है बच्चों। और अब जो है हम एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे। आज हम अध्याय 4 उसके जो हमने 3 जो पार्ट हैं जिसमें से हमने लैंगिक मसले किया है, धर्म किया है और आज हम जाति के बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले जाति और राजनीति की राजनीति जाति में राजनीति कैसे होती है और राजनीति में जाति कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद जाति व्यवस्था में बदलाव के कारण, जो जाति व्यवस्था थी हमारी, जो पुराना समय था जिसमें जो जाति व्यवस्था थी, जो जिस तरह की राजनीति थी, लेकिन आज उसमें बदलाव है। उसके क्या कारण है? आर्थिक कारण, शहरीकरण और शिक्षा, रोजगार, संवैधानिक प्रावधान, ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको क्या है ये। उसके बाद है भारत में जातिगत असमानताएं, कि भारत में ये बदलाव आए हैं लेकिन फिर भी आज भी भारत में जातिगत असमानताएं विद्यमान हैं। क्या क्या है? विवाह, छुआछूत, आर्थिक क्षेत्र में जो है जातिगत असमानता, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक असमानता। उसके बाद कि भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की भूमिका क्या है, कि इन पॉइंट्स के आधार पर हम बताएंगे कि जो उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है, जो है उम्मीदवारों के लिए समर्थन हासिल किया जाता है और विशेषकर दलित जातियों से समर्थन हासिल किया जाता है। और उसके बाद राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति। और फिर एक इस बात पर हम लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या अकेली जाति किसी व्यक्ति को जीत दिला सकती है? क्या अकेली जाति जो है वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकती है, या एक उम्मीदवार को जितनी सीटें मिलती क्या वो एक ही जाति की हैं? ये बात में लास्ट में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये सारा जो है, जो मैंने आपको ये बताया है थोड़ा सा, आप ये पॉइंट्स जो हैं जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी आप बोर्ड से ये पॉइंट्स उतार सकते हैं और जो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको साथ साथ आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जाति, हम बात करते हैं जाति और राजनीति। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो धर्म है उसका जो सामाजिक विभाजन है, लैंगिक सामाजिक विभाजन है, ये बहुत देशों में है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगी, जो जाति का जो सामाजिक विभाजन है ये केवल भारत में है। दूसरे देशों में जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं है। और जो ये जातिगत विभाजन है इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक प्रभाव भी हैं। और इस जाति व्यवस्था के जो है क्या है, ये जो जाति है ये राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। भारत में जो है राजनीति सारी की सारी आप कह सकते हैं जाति के इर्द गिर्द ही क्या करती है, वो घूमती है। लेकिन भारत में ये सब जाति व्यवस्था जो थी या वर्ण व्यवस्था थी ये कैसे चली, कि जो भारतीय समाज था इस समाज में क्या किया गया था कि पहले जो है जब भारतीय समाज को बांटा गया तो उसको जब अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग धर्म में या वर्ण में जब बांटा गया, तो जाति में जब बांटा गया तो वो पैसे के आधार पर बांट दिया गया था कि ये काम करने वाले इस जाति में होंगे, ये काम करने वाले इस जाति में होंगे, काम बांट दिए गए थे। और उसमें जो है जो छोटे कार्य थे वो छोटे कार्य करने के लिए जो है क्या किया गया, अलग अलग जाति बांटी गई और उनको नाम दिए गए और वो जो है कार्य इनको दलितों को दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है श्रम, जो जाति का जो विभाजन है वो लोगों के अंदर बहुत हो गया। लेकिन हमारे भारत के संविधान के द्वारा इस जातिवाद को खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई है। भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जाति के आधार पर आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर आप किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते। पहले समाज में क्या होता था कि एक गांव में अगर आप कुएं पे भी पानी भरने के लिए जाते हैं तो कुएं भी अलग अलग जाति के अलग अलग होते थे। और मोस्टली जो है क्या किया जाता, पर गांव में जो है घर भी ये इस जाति के घर हैं, ये इस जाति के घर हैं, और जो दलित जाति के लोग उनके घर गांव से बाहर होते थे। लेकिन समय में बदलाव है, भारतीय संविधान ने इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, लोगों की सोच बदली है और अब जो है ये जो जाति विभाजन है ये कम हो गया है। और ये कम जो है ये जो है कम जाति व्यवस्था जो कम हो गई, इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण। क्या है सबसे पहला कारण? आर्थिक कारण, जिसकी वजह से क्या हुआ है जाति
में कुछ विभाजन हुआ है। क्या इसके साथ कि अब जो है क्या है, जो दलित समुदाय के लोग हैं वो भी अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, पढ़ लिख कर उन्होंने भी ऊंचे पदों को प्राप्त किया है, अब उनके पास भी पैसा है। बहुत सारे ऐसे आपको दलित वर्ग के लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, तो जिसकी वजह से आर्थिक रूप से वो क्या हुए, संपन्न हुए, और जिसकी वजह से ये जाति विभाजन क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा पॉइंट में आप कह सकते हैं शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब होता है गांव से शहर की तरफ क्या हो जाना, चले जाना, अपना प्रवास को बदल लेना, ये कह सकते हैं। तो जो शहरीकरण है उसकी वजह से भी जाति व्यवस्था में कमी आई है कि अब जो लोग हैं, जो गांव में जो अनपढ़ लोग थे, गांव में जब सब एक ही तरह के लोग जो रहते थे तब ये चीजें ज्यादा थी, लेकिन अब जो है लोग शहरों में रहने लगे हैं। अब एक शहर में एक, अगर आप कॉलोनी में देखें, अगर आप अपनी ही कॉलोनी में देखें तो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, किसी को किसी का नहीं पता कि कौन कौन सी जाति का है, कौन कौन से धर्म का है। तो इस वजह से भी क्या हो गया है, बदलाव आ गया है। तीसरा हमारा पॉइंट है ये शिक्षा, की शिक्षा की वजह से भी आज जो है आधुनिक जो शिक्षित युवा वर्ग है वो इस तरह की भावनाओं को नहीं मानते, और जो दलित वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी आज जो है शिक्षित हैं, और अब जो जाति का विभाजन जो है वो कम हो गया है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं रोजगार, यानी कि रोजगार का मतलब आप इस बात से लगा सकते हैं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता या रोजगार चुनने की स्वतंत्रता। पहले समाज में पहले वर्गीकरण कर दिया जाता था कि अगर एक व्यक्ति नाई है तो उसका बच्चा नाई का ही काम करेगा, है ना। अगर एक बच्चा जो है, किसी का फादर जो है अगर कोई छोटा काम करता, मोची का काम करता, तो उसकी संतान आगे मोची का ही काम करेगी। उनके व्यवसाय निश्चित कर दिए गए थे। लेकिन अब भारतीय समाज में क्या है, व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता है। अब जरूरी नहीं है एक नाई का बच्चा नाई ही का काम करेगा, वो कोई भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जातिगत जो है वो व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो गई। और अगला है जमींदारी प्रथा का, उसको छोड़ देते हैं, हम 5 पॉइंट करने, हम 5वां पॉइंट करते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब क्या है कि भारत का संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में दिए गए, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों में क्या किया गया है, जाति के आधार पर भेदभाव को निषेध ठहराया गया है, यानी कि कानूनी अपराध ठहराया गया है। छुआछूत को भारतीय संविधान के द्वारा खत्म किया गया है। अगर आप उसमें देखें भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उस अधिकार के अंतर्गत क्या किया गया है, छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में क्या हो गया है, जाति व्यवस्था में क्या आया है, बदलाव आया है। ठीक है, अब हम बात चलते हैं आगे पॉइंट पे। लेकिन इतना बदलाव भारत में आने के बाद अभी भी भारत में जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें लोग अपनी जाति को देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें विवाह कि आज भी चाहे समाज में कोई व्यक्ति कितने ऊंचे पद पे है, पढ़ा लिखा है, जो मर्जी है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति की माइंड ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है कि वो अपने बच्चों का विवाह अपनी ही जाति में करना चाहता है। वो अपनी जाति से बाहर, अपनी सोसाइटी से बाहर अपने बच्चों का विवाह नहीं करना चाहता। उसके बाद दूसरा पॉइंट है छुआछूत। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या है, आज भी क्या है, छुआछूत की भावना को जो है महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है, छुआछूत की भावना को महत्व दिया जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें क्या है हमारा आर्थिक क्षेत्र। अगर आर्थिक क्षेत्र में आप देखें तो क्या देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में जैसे मैंने बताया छुआछूत की संविधान के द्वारा तो छुआछूत को खत्म कर दिया, लेकिन क्या आप अपने आसपास ही देख सकते हैं क्या पूरी तरह छुआछूत खत्म है, अभी नहीं है। उसके बाद अगला है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में भी अभी तक जाति व्यवस्था के कुछ पाए जाते हैं। आज भी जो है कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा जाता है। कुछ समूहों को तो लाभ दिया जाता है लेकिन कुछ को दबा कर रखा जाता है। ये भी क्या है, आज तक हमारे समाज में ये जो है भेदभाव आज भी नजर आता है। उसके बाद अगला क्या कह सकते हैं, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखें, पढ़ाई लिखाई में भी अगर आप देखें तो जो है शिक्षा पर पकड़ आज भी जो है किसकी है,
उन्हीं जातियों की है जिन जातियों ने पहले जिनकी थी। जो ऊंची जातियां हैं जिनकी पहले से पकड़ थी पढ़ाई लिखाई पर, और आज भी उन्हीं जातियों की ज़्यादा पकड़ है। बहुत सारी और जातियां आपस में जो है ऊपर तक जा रही है, लेकिन पूरी तरह से वो बराबर नहीं आ पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की भूमिका। अब हम इस पॉइंट को करेंगे, भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की क्या भूमिका है। तो आप इसके लिए देखें कि क्या भूमिका है भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो जातिवाद से बहुत प्रभावित है। आप खूब अच्छे से जानते हैं, बहुत प्रभावित है। ये मैंने आपको 11th में भी जब पहले जो चैप्टर करवाया था उसमें भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो ये इससे बहुत प्रभावित है। सबसे पहले हम पॉइंट पे अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन, जो उम्मीदवार जो चुने जाते हैं, जब कोई भी पार्टी इलेक्शन से पहले जब कोई भी पार्टी निर्वाचन क्षेत्र में कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र में किस उम्मीदवार को टिकट देना है, जब ये देने के बारे में मंथन किया जाता है तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति का बहुमत है, और जिस जाति का उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत होता है उसी जाति के व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उम्मीदवार के लिए खड़ा करती है। वहां पर उसको सीट देती है कि यहाँ से इलेक्शन आपने करना है। किसको? जिस जाति का उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत है। दूसरा है उम्मीदवारों के प्रति समर्थन हासिल करना, कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उम्मीदवारों के प्रति समर्थन हासिल भी क्या करती हैं, उनकी जातिगत भावनाओं को उकसा कर करती हैं कि ये आपकी जाति का है, देखो आप अपनी जाति के लिए ऐसा नहीं करोगे क्या, अपनी जाति के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसे तो आपकी जाति के लोग नीचे रह जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या करते हैं, उनकी जातिगत भावनाओं को उकसा कर उम्मीदवारों के क्या करते हैं, समर्थन में क्या करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है विशेषकर जो है दलित जातियों का समर्थन हासिल करने के लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है हमारे देश में, सबको वोट का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, एक ही उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। लेकिन फिर भी जो है राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंदी करने के लिए राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सभी जातियों में जो है क्या करते हैं, एक नई चेतना पैदा करते हैं, और उन जातियों को ज्यादा नई चेतना पैदा करते हैं जिन जातियों को समाज में अभी तक हीन समझा जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे करती हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है राजनीति में जाति। तो ये है कि क्या जो है राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बातचीत करें तो हम इसके पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं कि जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत में क्या किया जाता है, जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जैसे अभी बताया था, निर्वाचन क्षेत्र में अगर किसी भी जाति को पार्टी ने टिकट देना है किसी भी व्यक्ति को, तो पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देने से पहले उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या करती है, सर्वे करती है कि कौन सी जाति के कितने लोग उसमें हैं, और जिस जाति के ज्यादा लोग हैं उसी जाति के व्यक्ति को वो क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उम्मीदवार के लिए खड़ा करते हैं। दूसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल का चुनाव जाति के आधार पर। मंत्रिमंडल में भी क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल में भी जो क्या किया जाता है, जो मंत्री बनाए जाते हैं वो भी जाति की जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित करके बनाए जाते हैं कि किस जाति के लोग ज्यादा हैं। बहुसंख्यक जाति के व्यक्तियों को ज्यादा टिकट दी जाती है। उसके बाद है देश के लिए अहितकारी। ये जो राजनीति में जो है जाति जब घुस जाती है तो ये देश के लिए अहितकारी है, क्योंकि अभी बताया मैंने कि ये क्या करते हैं, उनकी जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, और जो कि हमारे देश के लिए या हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आगे जो है गलत व्यक्ति का चुनाव। गलत व्यक्ति का चुनाव कैसे कहेंगे आप, कि जब उनकी जो जातिगत भावना उसको उकसा दिया जाता है तो वो उस जिसको वोट देते हैं उस व्यक्ति की योग्यता को नहीं देखते कि उस व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है, बस वो व्यक्ति इसी बात को देखते हैं कि बस ये हमारी जाति का है। और इस तरीके से क्या होता है, कई बार जो है गलत व्यक्ति का या अयोग्य व्यक्ति का चुनाव हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सामाजिक विभाजन। जब राजनीतिक दल इस तरीके से राजनीति में क्या करते हैं, जातिगत भावनाओं को उकसा देते हैं, जाति के आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र को बांट देते हैं, तो क्या होता है, सामाजिक विभाजन जो हमारे देश में बहुत बढ़ जाता है। और सामाजिक विभाजन क्या है, वो हमने अभी बातचीत की थी। सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए क्या है, एक खतरा है, एक चुनौती है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक विभाजन संप्रदाय के आधार पर हम 1947 में देख कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब मैं आपको जो है ये बताऊंगी कि एक ये जो राजनीति है यही जाति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि जाति भी क्या करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारतीय समाज में प्रत्येक जाति स्वयं को क्या चाहती है, बड़ा बनाना चाहती है, प्रभावशाली बनाना चाहती है, और वो क्या करती है, इसके कारण राजनीति को प्रभावित करती है कि मेरी जाति बड़ी बने, इसलिए वो राजनीति में घुसकर उसको प्रभावित करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर हमारी जाति का इलेक्शन में है तो हमारी जाति बड़ी बननी चाहिए, हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी जाति का प्रभुत्व होना चाहिए, उसी जाति को जो है क्या होना चाहिए, उम्मीदवार विजय होना चाहिए। तो ऐसी भावना उनके अंदर आ जाती है। दूसरा कि जो अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी वो क्या करते हैं, दूसरी जातियों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं कि हमें बड़ा समर्थन मिलेगा। तीसरा आप कह सकते हैं कि नई किस्म की क्या होती है, जातीय गोलबंदी शुरू हो जाती है। जैसे बुक में लिखा है अगड़ा पिछड़ा, ये अगड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग, इस तरह की गोलबंदी शुरू हो जाती है। हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, लास्ट बातचीत पर आते हैं। क्या बातचीत है लास्ट, कि क्या जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय होते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि क्या जाति के आधार पर ही चुनाव नतीजे तय होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकेली जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होते। अकेली जाति के आधार पर क्या है, चुनावी नतीजे तय नहीं होते। बहुत सारे और भी कारण हैं जिनसे क्या होता है, चुनाव के नतीजे तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है विशाल संसदीय चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र बहुत विशाल होता है और उस विशाल क्षेत्र में बहुत सारी जातियों के लोग होते हैं। मान लो एक निर्वाचन क्षेत्र है और वो बहुत बड़ा, मान लो उसमें 100 वोट है, 100 वोट में से क्या 100 के 100 एक जाति के थोड़े हो सकते हैं। तो उसमें मान लो 25% एक जाति के होंगे, बाकी 75% तो अलग अलग जातियों के हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस निर्वाचन क्षेत्र में उन 25% व्यक्तियों की वजह से ही वहां पर चुनावी नतीजा तय हुआ है। दूसरा है एक जाति के एक से अधिक प्रत्याशी। आप कई बार देखते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक जाति का एक व्यक्ति खड़ा है तो उसी जाति का दूसरा समूह उसी जाति के दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नतीजे तय नहीं होते। तीसरे पॉइंट में आप देखें, तीसरा पॉइंट जो हमारा है इसमें आप कह सकते हैं कि हार का सामना, कि कई बार व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ जाता है, जबकि उसकी जाति के तो बहुत सारे व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में थे, बहुत सारे वोट थे, उसका तो वोट बैंक था वहां पर, फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अकेली जाति को लोग महत्व नहीं देते, वो पार्टीज के साथ जुड़े होते हैं, राजनीतिक दलों के साथ जुड़े होते हैं। मान लो एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है और वो मान लो मेरी जाति का है, लेकिन मैं पार्टी दूसरी को पसंद करती हूं, तो मैं पार्टी को महत्व दूंगी, उस व्यक्ति को या जाति को नहीं दूंगी। ये पॉइंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या बन गए हमारे। सबसे पहला, जाति व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या कारण है। भारत में अभी तक कौन सी जाति असमानताएं पाई जाती हैं, भारतीय लोकतंत्र को जातिवाद में क्या भूमिका है, और राजनीति में जाति की भूमिका और जाति में राजनीति की भूमिका, और लास्ट में क्या क्वेश्चन होगा कि क्या जाति के आधार पर ही चुनाव नतीजे तय होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं और जो जितने मैंने पॉइंट बताए हैं इनको पॉइंट बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके आपने क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर को समझना है और इसको सारे को साथ साथ याद करना है और लिखना है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से जरूर संपर्क करें।
आपने गलत विचारधारा, अगर गलत समझ में आया है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन के साथ नहीं बैठे रहना, आपने मेरे से संपर्क करके इसके बारे में पूछना है। ठीक है, आप इसको करना। ओके, गुड बाय।